Hello students, in the last class we have studied about the interaction of charged particle with matter. So let's start with range and straggling of charged particle. So when we talk about the range, the charged particle possess some energy, that is kinetic energy. When it traverses into the nucleus or when it traverses into the material, then it starts losing its kinetic energy. At the end it will become zero. So the total distance traveled by the charged particle before coming to the rest is known as range. कहता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैटर के थ्रू पास होता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है। एक टाइम आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो मूव नहीं करता, वो रुक जाता है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो कहता है जब वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है और जहां से वो शुरू होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल। कहता है अगर मैंने मान लिया किसी भी पार्टिकल के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ई नॉट, तो उस केस में रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज गिवन बाय इंटीग्रल डी एक्स। अब डिस्टेंस ट्रेवल किया, लिमिट्स हम किसकी लगाएंगे, एनर्जी की। इनिशियल एनर्जी थी ई नॉट, मैक्सिमम एनर्जी, फाइनली रेस्ट पे आने तक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। नाउ इसी को बेटा मैनिपुलेट किया है, डी हमने डी से मल्टीप्लाई किया और डी से डिवाइड किया। ये ऊपर माइनस पावर है ना, -1, इट मीन्स डिवाइड किया, इसलिए dx को भी नीचे लिख दिया। ठीक है, तो माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने माइनस डी को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस डी बाई डी एक्स क्या था हमारा, एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। तो इस फॉर्म में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब देखिए क्या होता है, पीछे हमने कल ब्लॉक बैथे रिलेशन में भी पढ़ा था कि जो एनर्जी लॉस था पर यूनिट पाथ लेंथ जो चार्ज पार्टिकल था उसका फॉर्मूला ये आया था, विदाउट रिलेटिविस्टिक करेक्शन ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। क्या तो जो माइनस डी बाई डी एक्स है, ठीक है, तो कहाँ से आया इसका कंट्रीब्यूशन, वी स्क्वायर से। तो कहते हैं लॉग वाली टर्म्स हमने लिखी थी करेक्ट करके ब्लॉक बैथे रिलेशन में, वो हटा दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है उसकी वैल्यू। तो यहाँ अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो माइनस डी बाई डी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे और वी पे। बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। नाउ तो माइनस डी बाई डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट है तो ई इज प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, और यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम। अब अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ये वैल्यू जो वी स्क्वायर की है ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ इधर। तो यहाँ जब मैं वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी दैट इज ई बाय क्या आ जाएगा हमारा, एम जेड स्क्वायर। डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए ई बाई एम, तो क्या आएगा एम जेड स्क्वायर बाई ई। नाउ अब हम ये वाली वैल्यूज रेंज वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए जो हमारा ये रेंज वाला फॉर्मूला ऊपर आया था, ये वाला डी अपॉन माइनस डी बाई डी एक्स, इसमें पुट करेंगे तो डी ई अपॉन, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई एम जेड स्क्वायर बाई ई। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब हमारा यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, जो मेनली रेंज है वो किस पर डिपेंड करेगी, ई नॉट स्क्वायर पे। ठीक है, अब कहता है और बेटर अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो आर की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे, ई नॉट 3/2 और आर इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट क्यू। कहता है इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी रेंज है दैट इज 0.15 टू 0.8 MeV, और रेंज कैलकुलेट करते हैं तो उसकी आती है हमारे पास 0.004707 ई नॉट की पावर 1.38 इन मीटर्स। सिमिलरली फॉर प्रोटॉन हमारे पास ये फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई 9.3 की पावर 1/1.8 इन मीटर्स।
एंड एनर्जी इज इन MeV। अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल के हमारे पास क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस रेंज की वैल्यू हमारे पास आती है 0.00318 E0 की पावर 3/2 इज इन मीटर, एंड इसकी जो एनर्जी आती है दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रैगलिंग। these two topics are very important, range and straggling। अगर मैं स्ट्रैगलिंग की बात करूं, कहते हैं अगर मैंने एक जैसे पार्टिकल ले लिए तो ऑब्वियस है उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या होता है, जो उनकी रेंज है वो अलग आती है, डू नॉट हैव द सेम रेंज इन एब्जॉर्बिंग मीडियम। कुछ ना कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेंजेस का चार्ज पार्टिकल का पर्टिकुलर रेंज पे, वो कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, कुछ एवरेज वैल्यू आती है। कहते हैं जो वेरिएशन होता है ना रेंजेस में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो रेंज सेम आनी चाहिए थी, लेकिन रेंज सेम नहीं आई, तो जो वेरिएशन होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रैगलिंग। तो स्ट्रैगलिंग क्या है, द स्मॉल वेरिएशन इन द रेंजेस ऑफ पार्टिकल्स which possess same kinetic energy is called straggling और range straggling। कहते हैं जितने ज्यादा कोलिशन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ठीक है, as the number of collision involved is very large, the collision are independent, the distribution of range around the average range expected to be Gaussian in nature। तो उस केस में जो हम रेंज है उसको मान के चलते हैं, उसका Gaussian नेचर है। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। हमें पता है गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियस से। सो दे हैव न्यूक्लियर रीजन। कहते हैं बहुत एनर्जेटिक होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। और इनकी जो वेवलेंथ रेंज की होती है वो क्या होती है, 10⁻14 to 10⁻10 मीटर। कहते हैं जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। कहता है जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है ना, तो उस टाइम क्या एमिट होती है, गामा रेज। कहता है अब हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर किस किस तरीके से होता है, ठीक है। सिंस गामा रेज आर अनचार्ज, उनके पास उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे पास 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ इंटरेक्शन है गामा रेज के मैटर के साथ, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। ये आपने लास्ट सेमेस्टर में सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फॉल होती हैं किसी भी मेटल, ठीक है। कहता है हर सब्सटेंस के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट पॉसिबल। अब कहता है दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगी, हर एलिमेंट की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा इस फिनोमेना के अंदर उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। कहते हैं गामा रेज जो कि बहुत एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, ये शो करती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और लास्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं ये लास्ट सेमेस्टर में जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होते हैं, इसी के अंदर हमने आइंस्टीन इक्वेशन भी पढ़ी हुई है, ठीक है। और क्या कहते हैं जो भी इससे रिलेटेड फिनोमेनन हैं वो हमने सारे पढ़े हुए। सो नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय गामा रेज। अगर मैं गामा रेज की बात करूं तो गामा रेज की एनर्जी जो होती है that is near about or you can say less than 0.1 MeV, ठीक है। for gamma rays having energy less than 0.1 MeV, photoelectric effect is dominant mode of interaction of these rays with the material of atomic number z। तो जो प्रोबेबिलिटी है इंटरेक्शन की वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है फोटोन जो है किसको स्ट्राइक करता है, मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब कौन से शेल के होते हैं, के शेल के, ठीक है।
कहता है जब भी एनर्जी इंसिडेंट होगी मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल, दैट इज ईबी के बोल रहा है वो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल के जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी हम डालेंगे तो कहता है अबाउट 80% ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन। तो कहता है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी किस, कहाँ से, गामा रेज से। और उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू z की पावर 5 अपॉन h न्यू की पावर 1.5। और क्या कहता है जो प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्ब, इसको अगर हम लिखें प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में तो ZPE प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन is proportional to z की पावर 5 h nu की पावर 3.5 where z is atomic number and h nu is energy of gamma ray photon. Next phenomena is Compton scattering. Compton scattering में हम पढ़ के आए थे कि हम क्या कराते हैं, इंसिडेंट एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं ऐसे सब्सटेंस का जिसका लो एटॉमिक नंबर हो, जैसे कि कार्बन। और क्या होता है उस केस में, फिर हमारा एक इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है। Like X-rays, gamma rays also show Compton scattering phenomena. कहते हैं एक्सरेज की जगह हम गामा रेज को भी यूज कर सकते हैं, ये भी Compton scattering phenomena को एक्सप्लेन करता है। कहते हैं जो एनर्जी होती है गामा रे फोटोन की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। The Compton assumption that the electron of scatter is almost free for the incident photon is fulfilled to a greater extent. कि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है उसके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। देयरफॉर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं गामा रेज के दैट आर वेरी क्लोज टू द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, जो कि एक्स रेज के अंदर नहीं होते, ठीक है। और बाकी हमने डिटेल्स में पढ़ाई था कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेयर प्रोडक्शन। कहते हैं जो थर्ड मैकेनिज्म है जिसके थ्रू गामा रेज इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, लाइट डाली, इंसिडेंट फोटोन न्यूक्लियस के ऊपर डाला, ये देखिए फिगर में, एक इलेक्ट्रॉन मिला एक पॉजिट्रॉन मिला, ठीक है। तो कहता है जैसे ही इंसिडेंट फोटोन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें, मास में, in the Coulomb field of nucleus, and this process of interaction takes place when the energy of photon is more than or equal to 1.02 MeV। फोटोन की एनर्जी इसके बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कहते हैं पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो गामा रे फोटोन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, इससे ज्यादा होती है, and it is completely absorbed in the field of nucleus। तो गामा और वो बाकी जो एनर्जी होती है completely absorb हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। कहता है अ पार्ट ऑफ एनर्जी, इसका कुछ पार्ट तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकालने में, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेस्ट मास एनर्जी में, ठीक है। देखो कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया रेस्ट मास एनर्जी में, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, ठीक है। तो हेयर ई के प्लस एंड ई के माइनस आर रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। कहता है ये जो इक्वेशन है, ये देखिए ये जो इक्वेशन बनाई है, जो टोटल एनर्जी कन्वर्ट हुई है रेस्ट मास एनर्जी में, देन एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करती है कि जो मिनिमम एनर्जी है गामा रे फोटोन की इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोडक्शन के लिए इज 2m0 c² और 1.02 MeV, इतनी एनर्जी चाहिए। तो अगर फोटोन के पास एनर्जी होगी 1.02 MeV तो वो शेयर होगी इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विच इज रिपेयर्ड बाय द न्यूक्लियस। अब कहता है अगर उसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल जाए, ठीक है,
more energy than electron which is attracted by the nucleus, the difference appear in the increase in photon energy. फिर क्या होगा, जो फोटोन होंगे उनके एनर्जी के अंदर डिफरेंस देखा जाएगा। और कहते हैं जो प्रेयर प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम ड्रैग वेव इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ड्रैग ने जो इक्वेशन दी थी that is equal to p square c square m naught square c की पावर 4 1/2। कहता है जो वैल्यू है एनर्जी की, ठीक है, रेंज फ्रॉम infinity to minus infinity to m naught c square and from plus m naught c square to plus infinity with a gap of 2 m naught c square। कहता है जो नेगेटिव स्टेट्स हैं उनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, जो लोवेस्ट स्टेट है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू रेस्ट एनर्जी दैट इज m naught c square and above this there are continuous or continuum of states corresponding to electron of various kinetic energy। कहता है इससे ऊपर हमें continuous states मिलेंगी जिनकी कुछ ना कुछ kinetic energy होगी। तो डिराग ने क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारी नेगेटिव एनर्जीज क्या होंगी, फील्ड होंगी। इलेक्ट्रॉन के साथ नीचे वाली है ना, तो फील्ड होंगी। कहता है these completely filled state is negative energy region do not contribute to total energy and the momentum of the system। ये सिस्टम को कंट्रीब्यूट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है, with sufficient energy that is equivalent to greater than equal to 2 m naught c square that is supplied by the system। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। कहता है जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है नेगेटिव रीजन से, और हम क्या कर रहे हैं, कैसे रिमूव करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके, तो उस केस में क्या होगा, विच कैन बी दैट ऑफ गामा रेडिएशन और अ चार्ज पार्टिकल, और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m naught c square is created in the positive energy region and a positron with energy this is created in the negative energy region। ये जो प्रोसेस है inverse of pair production in which electron and positron disappear by emitting two photon। अब क्या होगा, अभी तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, अब फिर क्या होगा, अगर ये कंबाइन हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, गामा एनर्जी फोटोन और गामा 2 फोटोन्स, जिनके पास एनर्जी कितनी होगी हर एक के पास, दैट इज m naught c square। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है कि वापस से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, दैट रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज एनिहिलेशन। सो आज के लिए क्लास ओवर है। तो आज हमने ये क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले रेंज एंड स्ट्रैगलिंग क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स के लिए, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर, और उसके 3 फिनोमेना पढ़े, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। अगर किसी को भी कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आपको सब क्लियर होगा। सो थैंक यू।